Good morning, you all. This is Veenu, and the topic for today is neurobiological basis of memory. आज हम पढ़ेंगे मेमोरी के न्यूरोबायोलॉजिकल बेस, इट मीन्स न्यूरोजैविक आधार। तो अगर हम मेमोरी की बात करते हैं, स्मृति की बात करते हैं, तो जब भी हम किसी चीज़ को सीखते हैं, जब भी व्यक्ति कुछ नया सीखता है या लर्न करता है, तो उसके मस्तिष्क में कुछ मेमोरी ट्रेसेस बनते हैं। और जब वो मेमोरी ट्रेसेस अगर ज़िंदा रहते हैं, बने रहते हैं, तो व्यक्ति कुछ समय बाद अपनी लर्न मटेरियल को रिकॉल कर पाता है। लेकिन अगर वो मेमोरी ट्रेसेस नहीं जीवित रह पाते, इट मीन्स वो वैनिश हो जाते हैं, तो व्यक्ति लर्न की गई चीज़ों को रिकॉल करने में डिफ़िकल्टी उसको होती है। तो किसी भी मेमोरी ट्रेसेस को जब हम जीवित रख पाते हैं, हम उसको अपने ब्रेन में स्टोर करके रख पाते हैं, तो उसको हम स्मृति कहते हैं, उसको हम मेमोरी कहते हैं। अगर मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी हम दो प्रकार की मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो आज हम इन्हीं दो मेमोरी पर बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी के न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस क्या होते हैं। इट मीन्स कि जो ये मेमोरी ट्रेसेस बनते हैं, इनका क्या कोई न्यूरोजैविक आधार होता है, क्या कोई न्यूरोबायोलॉजिकल बेस होता है मेमोरी का। तो अगर हम बात करें सबसे पहले लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में, न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। जिस समय लॉन्ग टर्म मेमोरी का निर्माण होता है, जिस समय लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के ट्रेसेस बनते हैं, उस समय ब्रेन में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिससे कि ब्रेन में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस आते हैं, टेम्पोरल लोब रोल प्ले करता है, हिप्पोकैम्पस और लिम्बिक सिस्टम रोल प्ले करता है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस रोल प्ले करता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले स्ट्रक्चरल चेंजेस की, तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। इट मीन्स संरचनात्मक परिवर्तन। स्ट्रक्चरल चेंजेस से मतलब हुआ संरचनात्मक परिवर्तन, यानी कि जो हमारे मस्तिष्क में जो साइनैप्स होती है। देखो, जो आपने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा होगा कि जो न्यूरॉन होता है वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है एक न्यूरॉन से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ऐसे ही चेन वाइज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन जो होती है उसके एडजेसेंट न्यूरॉन को ट्रांसफ़र हो जाती है। और कैसे होती है? डेंड्राइट्स के माध्यम से, एक्सोन के टर्मिनल बटन से, डेंड्राइट्स के माध्यम से। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जब व्यक्ति कुछ चीज़ सीखता है तो उसके सीखने के बाद कुछ विभिन्न तरह के न्यूरॉन होते हैं, कई तरह के न्यूरॉन, उनकी जो डेंड्राइट्स होती हैं, उनकी डेंड्राइट्स के स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है, जिससे कि जो वो डेंड्राइट्स होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है न्यूरोट्रांसमीटर्स के प्रति। देखो, जो भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो क्या होती है, वो ऐसे लिखित शब्दों में हमारे ब्रेन में नहीं जाती है, वो नर्व इम्पल्सेस के फॉर्म में जाती है। नर्व इम्पल्सेस के फॉर्म में जाती है तो हमारे ब्रेन से कुछ अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं। जब वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं तो उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को ग्रहण करने का काम करता है उसका एडजेसेंट न्यूरॉन। और वो किसके द्वारा ग्रहण करता है? उनको डेंड्राइट्स के माध्यम से वो उनको ग्रहण करता है। यहाँ पर होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो हमारे न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स होती है उनकी संरचनाओं में कुछ ऐसा खास परिवर्तन होता है जिससे कि वो डेंड्राइट्स ज़्यादा रिस्पॉन्स करने लगती हैं न्यूरोट्रांसमीटर के प्रति और वो उनको तेज़ी से ग्रहण करती हैं, जिससे कि मेमोरी कंसोलिडेशन का कार्य संपन्न होता है। जैसे टेलर एंड डसिना ने 1984 में एक स्टडी की और उस स्टडी के आधार पर उन्होंने बताया कि किसी भी चीज़ को सीखने के बाद कुछ विभिन्न तरह के न्यूरॉन की डेंड्राइट्स की संरचना में इस ढंग से परिवर्तन होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनके प्रति वो डेंड्राइट्स ज़्यादा रिस्पॉन्स करने लगती हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उन डेंड्राइट्स में कुछ और अतिरिक्त संरचनाएं विकसित हो जाती है ताकि वो न्यूरोट्रांसमीटर को आसानी से ग्रहण कर सके। और जितना अच्छे से वो न्यूरोट्रांसमीटर को ग्रहण करेंगे तो उसी से जो है हमारी मेमोरी फॉर्म होती है, हमारी मेमोरी बनती है, मेमोरी ट्रेसेस बनते हैं।
अब हम आगे बात करते हैं केमिकल चेंजेस के बारे में। केमिकल्स में आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन में होते हैं वो केमिकल्स के फॉर्म में ही होते हैं। तो लर्निंग के लिए या मेमोरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल जो होता है वो होता है एसिटाइलकोलाइन। एसिटाइलकोलाइन केमिकल जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के जो ट्रेसेस बनते हैं उनके बनने में रोल प्ले करता है। मेमोरी ट्रेसेस के निर्माण में ये रोल प्ले करता है। कैसे कि जो एसिटाइलकोलाइन होता है, जब मेमोरी ट्रेसेस का निर्माण होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो जो एसिटाइलकोलाइन होता है उस न्यूरोट्रांसमीटर का जो प्रोडक्शन और उसका जो फ्लो रेट होता है उसमें कुछ तेज़ी से परिवर्तन आते हैं। और एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर की अगर किसी व्यक्ति में कमी हो जाती है, इट मीन्स अगर कम मात्रा में बनता है, तो व्यक्ति की जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। लेकिन अगर एसिटाइलकोलाइन का प्रोडक्शन रेट और फ्लो रेट ज़्यादा होता है तो व्यक्ति की जो मेमोरी होती है वो स्मृति जो होती है वो अच्छी होती है। जैसे कि यानकनर एट अल ने 1990 में स्टडी किया। उन्होंने बताया कि जो एसिटाइलकोलाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, अगर वो कम हो जाता है तो इस वजह से जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के जो मेमोरी ट्रेस होते हैं वो मतलब फेड हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है तो उसके ट्रेसेस इतने लाइट हो जाते हैं कि वो रिकॉल नहीं कर पाता व्यक्ति, और इससे उसकी जो मेमोरी अफेक्ट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का निर्माण होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो ट्रेसेस होते हैं जिस समय वो बनते हैं, तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। कुछ केमिकल चेंजेस क्या कि न्यूरोट्रांसमीटर में चेंजेस और पर्टिकुलर एसिटाइलकोलाइन जो है उसमें उसके प्रोडक्शन और उसके फ्लो रेट में परिवर्तन होता है। अगर ये प्रोडक्शन और फ्लो रेट नेगेटिव डायरेक्शन में होता है तो मेमोरी जो होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बैडली अफेक्ट होती है, और अगर ये प्रोडक्शन और फ्लो रेट पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तो व्यक्ति की मेमोरी बढ़ती है। सो आज हम इतना ही करते हैं, और इसके बाद जो है नेक्स्ट हम अपना इस टॉपिक को कल ही भी इसको कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा।